नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अमित शाह को बीजेपी चाणक्य कहती है, आप जानते हैं, क्योंकि उनकी बनाई रणनीतियों से पार्टी यानी बीजेपी को कई बार जीत हासिल हुई है, साथ ही विरोधी भी कमजोर पड़े हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमित शाह विरोधियों पर वार करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में इस समय मोदी और शाह दोनों सक्रिय हो चुके हैं। पिछले 3 बार से ममता बनर्जी उन्हें मात देती हुई नजर आई हैं। आप याद कीजिए, 3 चुनाव बीत गए लेकिन बीजेपी वहां अपनी दाल नहीं गला पाई। तो आज ममता बनर्जी को घेरने के चक्कर में अमित शाह कुछ ऐसा बोल गए जिसमें कांग्रेस की तारीफ हो गई। आइए सबसे पहले यहां पर अमित शाह के इस बयान को सुन लीजिए, जिसमें ममता बनर्जी और उनके अलावा वामपंथी दलों को घेरने के चक्कर में कैसे कांग्रेस की तारीफ अघोषित तौर पर कर गए अमित शाह। पहले इसको सुनते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सुनिए इन्हें। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। तो सुन रहे थे आप, यह बात अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि टीएमसी और वामपंथी सरकारों से पहले पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय में, पश्चिम बंगाल जो है वो देश में प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे था, 127%। आज 73% है, पहले 127%। जाहिर है टीएमसी और वाम दल से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र पर भी लंबे वक्त तक कांग्रेस ही काबिज रही। यानी अमित शाह ने मान लिया कि कांग्रेस के शासन में देश का और जनता का विकास हुआ है, जबकि मोदी यही कहते रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 60-70 सालों में कुछ नहीं किया। खैर, अमित शाह ने एक तरफ कांग्रेस की तारीफ कर दी, वहीं अपनी नाकामी भी जाहिर कर दी। 3 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह घुसपैठियों का मुद्दा तो उठाए ही जा रहे हैं, उसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। इसके लिए ममता बनर्जी सरकार पर उन्होंने बड़ा हमला किया है। घुसपैठियों के बारे में कहा है कि घुसपैठ रुकवाने के लिए बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगानी है, लेकिन ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है। इससे बंगाल में आतंकवादियों और घुसपैठियों जो है वो आतंकवादी और घुसपैठी बंगाल में आ रहे हैं और घुसपैठियों आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना बंगाल बन गया है। अमित शाह के इस आरोप पर अब ममता बनर्जी ने तीखा सवाल पूछा है। ममता बनर्जी यहां सवाल पूछ रही हैं कि वो कहते हैं कि घुसपैठी सिर्फ पश्चिम बंगाल में आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं। अगर ऐसा है तो पहलगाम में हमला किसने किया? क्या आपने ही करवाया? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? यह सवाल यहां पूछ रही है ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी की भी मुखिया हैं। आपको याद होगा कि अप्रैल में पहलगाम और नवंबर में दिल्ली में हुए आतंकी हमले हुए, दोनों जगह आतंकी हमले हुए, जो केंद्र सरकार की बड़ी विफलता है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी लेने की जगह अमित शाह ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। तो अब उन्हें तगड़ा जवाब मिला है ममता बनर्जी की तरफ से। आज बांकुड़ा जिले के वीरसिंहपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाभारत के खलनायकों दुर्योधन और दुशासन से तुलना की। ममता बनर्जी ने हर चुनाव से पहले सोनार बांग्ला यानी समृद्ध पश्चिम बंगाल या स्वर्णिम काल पश्चिम बंगाल का, उसकी बात वो करती आई हैं, सोनार बांग्ला की बात करती आई हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी जो दावा करती है कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, उसकी भी खिल्लियां यहां उड़ाते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए ममता बनर्जी इस मंच से दिखाई दी। ममता बनर्जी ने कहा यहां पर इस मंच से कि हर चुनाव में बीजेपी सोनार बांग्ला बनाने का वादा करती है। बीजेपी शासित सभी राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, वे सोनार बांग्ला कैसे बनाएंगे? इसी तरह ममता बनर्जी ने अमित शाह से यह भी पूछा कि इस बार वो 200 से ज्यादा सीटें लाने का दावा क्यों नहीं कर रहे। यह सवाल यहां पूछ रही हैं ममता बनर्जी। आइए जरा सुनते हैं ममता बनर्जी की ही जुबानी, सुन लीजिए। एबार जिज्ञेस करुन इस बार कितना होगा? आज के नाकि बोलेছেন दुঃशासन बाबूदा, 2 चोखे, एक चोखे दुर्योधन और एक चोखे दुঃशासन।
বলেছেন 2/3 পাবো। এখন আর বলতে পারছে না ইসবার 200 পার। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সবাইকে সাহায্য করবে। আমরা ভাঙি তবু মচকাই না, আমরা মাথা উঁচু করে চলি। सुना आपने, ए बार देश ही के पार, यानी इस बार देश से ही बाहर कर देंगे, ये कह रही थी यहां पर ममता बनर्जी। आपको बता दूं कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी एक पोस्ट लिखकर अमित शाह के जीत के दावों का मजाक उड़ाया है। और अमित शाह ने आज कहा था कि बीजेपी अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। इसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक्स पर जो पोस्ट किया है वो आप सामने देख रहे हैं। कह रहे हैं कि अमित शाह आज बंगाल में हैं, उन्होंने आने वाले चुनाव में सीटों की भविष्यवाणी की है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है जरा देखिए। और ये देखिए कहकर एक वीडियो शेयर करते हैं यहां पर अमित शाह का और डेरेक ओब्रायन। जरा उस वीडियो को हम आपके सामने लाना चाहते हैं। उस वीडियो को देखिए कि उसमें क्या कह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं डेरेक ओब्रायन। देखिए। छत्तीसगढ़ का चुनाव जनादेश जन आशीर्वाद से हमें भरोसा है कि हम चौथी बार सरकार में आएंगे। मैं आपको कहकर जाता हूं 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेंगे क्या? अब की बार तो देखा इस वीडियो में दिख रहा है दोस्तों कि साल 2018 में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दावा किया था कि बीजेपी चौथी बार सरकार में आएगी, मगर पार्टी को 90 सीटों में से सिर्फ 15 सीटें मिली। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी दिल्ली में बहुमत से सरकार बनाएगी, मगर बीजेपी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से मात्र 8 सीटें मिली, मात्र 8 सीटें। वहीं 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने दावा किया था कि अब की बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 पार, यानी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में बीजेपी। लेकिन पार्टी को सिर्फ 77 सीटें ही मिली। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 पार का नारा दे रहे थे। अब की बार 400 पार का नारा यही अमित शाह, यही नरेंद्र मोदी देते थे, लेकिन बीजेपी को मिली सिर्फ 240 सीटें, जो बहुमत से काफी पीछे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार अमित शाह की मर्जी से जीत ही मिले, बल्कि यह वीडियो बता रहा है कि बीजेपी को कई बार हार का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि इस बार एसआईआर को लेकर शंका व्यक्त की जा रही है और इसके जरिए बीजेपी अपने लिए जीत का पिछला दरवाजा खोल रही है। अभी उत्तर प्रदेश में ही एसआईआर की पहली सूची की फिर से नई तारीख आ गई है। कल 31 दिसंबर है और कल उत्तर प्रदेश की एसआईआर की पहली लिस्ट, मसौदा लिस्ट आने वाली थी। मतदाताओं की पहली सूची आने वाली थी, ड्राफ्टेड लिस्ट जिसको कहते हैं, वो आने वाली थी, लेकिन उसकी तारीख बढ़ा दी गई, अब 6 जनवरी को आएगी। और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 6 जनवरी को पहला ड्राफ्ट आएगा, पहली लिस्ट आएगी। यह बार बार का बदलाव बता रहा है कि चुनाव आयोग की पहले से पूरी तैयारी नहीं है। विपक्ष भी यही कह रहा है कि पूरा समय लेकर यह काम हो, हड़बड़ी में ना हो, लेकिन ज्ञानेश कुमार किसी की दलील नहीं सुन रहे हैं। इस बीच बीएलओज की मौतों का सिलसिला भी नहीं रुक रहा है। एसआईआर को लेकर अजीब किस्म की जिद बीजेपी और चुनाव आयोग दिखा रही है, और जिससे लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है।
खैर, इस काली दाल से क्या हर बार विपक्ष का जायका खराब होगा या बीजेपी भी कभी इसका शिकार होगी, यह देखना होगा। और इन सब के बीच जब बात होती है दो चीजों की, यानी घुसपैठियों की और फिर एसआईआर की, तो क्यों बीजेपी में हाहाकार मच जाता है, इस पर चर्चा करेंगे कि क्या इस बार अमित शाह की रणनीति के भरोसे रहकर मात खाएगी बीजेपी? क्या घुसपैठियों से लेकर एसआईआर तक के मुद्दे बीजेपी को नुकसान में डालेंगे? इन तमाम मसलों पर आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। साल के आखिरी 2 दिन, साल का आखिरी सेकंड लास्ट कहें तो न्यूज पॉइंट, इसके बाद कल आखिरी और उसके बाद नए साल का आगाज, और उन सब के बीच आज इस चर्चा में यह भी समझेंगे, ये भी इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि यह साल सियासी तौर पर कैसा रहा। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल कोलख्यान जी जुड़े हुए हैं सीधे कोलकाता से, और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं इधर दिल्ली से। आप तमाम साथियों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं, पहले प्रफुल्ल जी आपके पास ही, कोलकाता की बात हम कर रहे हैं, जरा आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अमित शाह का दौरा और लगातार आप देखिए साल का आखिरी वक्त, सब इस इंतजार में है कि नया साल पहले अच्छे से मना लें, धूमधाम से आगाज कर लें, उसका स्वागत कर लें नए साल का, और उसके बाद हम चुनावी सफर में दौड़ें। लेकिन उससे पहले यहां पर अमित शाह का डेरा डालना, जो वहां पर बैठे हुए रहे और वो पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों और एसआईआर की बात कर रहे हैं, साथ साथ वो ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोल रहे हैं, ममता बनर्जी भी हमला बोल रही हैं। क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड जीरो पे, प्रफुल्ल जी? साथियों को नमस्कार। अमित शाह 3 दिन की यात्रा पर यहाँ आए हैं। कल से यात्रा शुरू हुई है, आज दूसरा दिन है, कल भी रहेंगे शायद। क्या पता यहीं पर साल का पहला दिन मनाए, 2026 का पहला दिन यहीं से शुरू करें। मंसूबे बड़े हैं, मनोरथ बड़े हैं और स्ट्रेटेजी बड़ी है। उन्हें, इन लोगों को झूठ बोलने से कभी कोई परहेज तो रहता नहीं है, और लगातार वादे कर रहे हैं। उन्होंने दिखला दिया कि किस प्रकार से वादे कुछ करते हैं, होता कुछ है, और कभी कभी लह जाता है, कभी कभी बात बन जाती है तो ठीक है। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभी बहुत तरह के अभी अंदरूनी चीजें चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। अभी प्रधानमंत्री से अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात हुई, वो आज ही हुई है, उसके कुछ राजनीतिक निहितार्थ होंगे। जबकि गृह मंत्री यहाँ पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं। एक बीएलओ की आत्महत्या फिर हुई है, बांकुड़ा में हेडमास्टर थे वो एक स्कूल में, तो वो सब तमाम चीज़ चल रही है। ये घुसपैठिए का मामला उठाते हैं, तो ममता बनर्जी ने सही सवाल पूछा है कि घुसपैठिए अगर पश्चिम बंगाल से निकलते हैं तो फिर पहलगाम कैसे पहुंच जाते हैं, बीच में रोक टोक क्यों नहीं होती है, पूरी व्यवस्था पूरा निजाम तो आपका है। तो उन्होंने सवाल उठा दिया। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो आपने पहले वीडियो में दिखाया हम लोगों को कि इन्होंने कहा है कि तृणमूल के पहले, उसके पहले सीपीएम के पहले भी बंगाल में 127% यहाँ ज्यादा इन्होंने बताया। अब 1 रुपया और 27 रुपया, 1 रुपया 27 पैसा का इन्होंने बताया आंकड़ा, तो 27% ही होता है। 127 कहाँ से होगा? 127 तो तब होता जब ये 200 से 227 होता, जो भी हो वो तो गणित की बात है, क्षमा करें। लेकिन इस प्रकार उन्होंने कांग्रेस के राज की ही प्रशंसा की है कि कांग्रेस के राज में पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और धीरे धीरे खराब होती गई है, और वाम के समय में खराब हुई, तृणमूल के समय में भी खराब हुई, ऐसा उनका कहना। अब इस कहने को अगर डिकोड करें तो 2 बातें हैं। एक और इसमें कांग्रेस दिखती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनको लगता है कि कांग्रेस की प्रशंसा करने से भी कांग्रेस बहुत कुछ इसका राजनीतिक लाभ, डिविडेंड नहीं ले जा पाएगी बंगाल के चुनाव में। बल्कि इससे उनको उम्मीद ये है, जो कि बिल्कुल गलत आकलन पर आधारित लगता है, कि कांग्रेस या ममता बनर्जी के कुछ वोट खिसक करके कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ममता बनर्जी के प्रति आकर्षण घटे, तो उनको राजनीतिक लाभ वोट का हो सकता है चुनाव का। लेकिन वह भी होने नहीं जा रहा है। ये अपने ही जुबान में इतने लड़खड़ाते हुए इन्होंने यह बात कही है, कोई प्रभावी तरीके से ये बात लोगों के सामने में नहीं आ पाई, ऑप्टिक्स के माध्यम से भी, और लोग इसको गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। अब देखिए कि अभी पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 77 सीट इन्होंने जरूर था, लेकिन आज इनके पास
सिर्फ 65 सीट है और बाकी लोग 64-65 कुछ होगा, बाकी लोग तो वो चले गए, जाकर के वापस गए। और किस तरह से वापस गए थे पिछले चुनाव में ये तो इन लोगों ने देखा ही था। सिर मुड़ा के गए, पानी नहा के गए, स्नान कर, ममता बनर्जी ने हर उनका कर्म वो करा दिया। तो चुनाव का दौर तो ये काफी जबरदस्त है। इधर क्या जब से ये आए हैं अब हथियारों को खोज निकाला जा रहा है, जो गैर कानूनी हथियार हैं, कहीं कहीं हथियार भी मिल रहे हैं। क्या तो गड्ढे में रखे गए थे, गाड़े गए थे और गृह मंत्री यहाँ पर बंद कमरे में अपनी मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग के साथ साथ SIR का हाहाकार भी है। अभी SIR को लेकर के लोगों ने ये किया यहाँ पर कि BLA को घुसने से रोका गया है जी। जो BLA को जो सुनवाई हो रही है पुनरीक्षण के बाद, वहां पर BLO की निषिद्ध किया गया है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि आप सर्कुलर बताइए, व्हाट्सएप करने से नहीं होगा, आप इशू कीजिए। और वो अदालत में जाने की भी बात कर रहे हैं कि वहां पर BLS को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी कि बूथ लेवल जो एजेंट होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, जाहिर है यहाँ पर उनके बूथ लेवल एजेंट कम है, तो उनको लगता है कि अगर ममता बनर्जी की पार्टी के लोग ज्यादा होंगे तो वो उस तरह से प्रभावित करेंगे। जबकि बिहार में उन्होंने BLS की पूरी फौज खड़ी कर दी थी। तो ये तमाम गतिविधियां चल रही है यहाँ पर। और इस चलने के साथ ही साथ अब कांग्रेस में भी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, तो ममता बनर्जी ने शुरू में ही कह दिया था बिहार का चुनाव आते ही कि कांग्रेस के साथ कोई चुनावी समझौता नहीं है। जब समझौता उन्होंने सीधे सीधे नकारा नहीं भी था पिछली बार, तो कितनी सीटें लोकसभा चुनाव में दे रही थी सभी हम लोगों को मालूम है। इस बीच में अधीर रंजन चौधरी अपने ढंग से सक्रिय हो रहे हैं। तो अब काफी यहाँ पर हलचल तो है। अब देखिए कि नए साल के हलचल के बाद आगे क्या होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नए साल से पहले हलचल तेज है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल पर निगाहें क्यों टिकी हुई हैं? शकील जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर अनिल जी आपके पास आता हूं। शकील जी, कैसे देखा जाए, इधर अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात होती है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कह रहे हैं कि हमारी वो मुलाकात बंगाल को लेकर थी, और लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जा सकते हैं ये भी आपसे समझना चाहता हूं। दूसरी तरफ अमित शाह जो वहां बयान दे रहे हैं, ठीक है, आपने कांग्रेस की तारीफ अघोषित तौर पे कर दी क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की ही थी वाम दलों से पहले और उनके बाद तृणमूल कांग्रेस से पहले। तो क्या आप कांग्रेस को अघोषित तौर पर वहां आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है इसके क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं ये भी समझें। और दूसरी तरफ दहाड़ते हुई जो ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं, और एक बात यहां साफ साफ 3 बातें उन्होंने ममता बनर्जी ने कही। एक तो ये कि अब की बार ये 200 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं। दूसरी बार कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल से हम पहले इनको खदेड़ेंगे और उसके बाद दिल्ली से भी खदेड़ेंगे, यानी देश की कुर्सी पर जो बैठे हैं प्रधानमंत्री, उनको उस कुर्सी से भी हटाएंगे। ये 3 सेंटेंस कितना मायने रखते हैं आज की तारीख में पश्चिम बंगाल को लेके? शकील जी। जी, सबसे पहली बात तो ये कि ममता बनर्जी अपनी इस बात पे कायम रहें तो अच्छा है कि बंगाल के बाद वो देश से भी उन्हें खदेड़ेंगी। ये एक अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि पश्चिम जीतने के बाद क्या वो इंडिया गठबंधन या नहीं लगेंगी? उन्हें लगना चाहिए, क्योंकि वो जो है यहाँ जीत भी जाएं तो भी उन्हें परेशान करना जो है लगातार जारी रहेगा जब तक जो है मोदी और अमित शाह वहाँ हैं। दूसरी बात जो सबसे है कि अमित शाह ने जो आज कहा है कि ममता बनर्जी और आपकी आवाज कट रही है शकील जी। व्यक्ति आए इतनी शकील जी आपकी आवाज व्यक्ति आए इतनी ज्यादा थी, प्रति व्यक्ति आए इतनी ज्यादा थी। आ रही है जी? आ रही व्यक्ति आए थी और आज इतनी कम हो गई है। इसका सीधा वही है जो आप बता रहे हैं कि वो वहां थोड़ा कांग्रेस को मजबूत करना चाह रहे हैं ताकि कांग्रेस जो है ममता बनर्जी वोट काट खुद
लड़ने में असफल शकील जी माफी चाहूंगा, शकील जी रिकनेक्ट कर लीजिए, माफी चाहूंगा आपका। शकील जी रिकनेक्ट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आपका वीडियो डाउन हो रहा है। तब तक जल्दी से पहले अमलेंदु जी आपके पास, फिर अनिल जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इस बयान से, अमित शाह के इस बयान से, यहां दो, एक अमित शाह का बयान और इसी सवाल के साथ अनिल जी के पास भी आता हूं। एक तो ये कि क्या अमित शाह का बयान जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां मजबूत करने के लिए है, और दूसरा ममता बनर्जी की ये जो 3 सेंटेंसेस हैं, जो उनके जो बयान के जो 3 लाइनें हैं, उसके क्या मायने रखे जाएं कि हम पहले आपको, पहली बात कि आप 200 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं, दूसरी बात हम पश्चिम बंगाल में आप उसे खदेड़ेंगे, तीसरी बात हम देश से खदेड़ेंगे। बिल्कुल राजीव जी, देखिए जो अमित शाह जी आज जाकर बोले हैं बंगाल में, और जिस तरीके से उन्होंने अपना बात रखी है, उससे एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि अमित शाह जी अब काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है, और इतने ज़्यादा घबराए हुए दिखाई पड़ रहे हैं अमित शाह जी कि वो, जैसा ममता बनर्जी भी कह रही है कि इस बार उन्होंने नहीं कहा कि 200 पार का नारा देंगे, अब की बार 200 पार क्यों इस बार नारा नहीं दे रहे हैं। तो अमित शाह जी भूल रहे हैं इस बार ये नारा देना, अब की बार 200 पार। दूसरा राजीव जी, जिस तरीके से चुनाव आयोग की मदद लेने की बातें चल रही थी, शायद चुनाव आयोग मदद कर नहीं पा रहा है जितनी मदद चाहिए है वहाँ ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए। उसमें चुनाव आयोग जो है शायद उतना सफल नहीं हो पा रहा है जितनी उससे आशा की गई थी वो काम करेगा। इसमें बिहार में कामयाब रहा चुनाव आयोग, तो लगता यह था कि जिस तरीके से बिहार में कामयाब रहा उस तरीके से बंगाल में भी कामयाब रहेगा। लेकिन अमित शाह जी ने अभी से जाके मोर्चा संभाल दिया राजीव जी। अगर 4 महीना पहले से और 3 दिन की एक तरह से कहा जाए उस पर वो वहाँ डटे हुए हैं बंगाल में, तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि अभी लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार जी जो है ज़्यादा मददगार साबित नहीं हो पा रहे हैं। तमाम SIR प्रक्रिया, उसमें भी नाम काटना, उसके बाद फिर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करना, सारी चीज़ें होने के बाद तो घबराहट जो है अमित शाह जी की वो साफ तौर पर आज दिखाई पड़ रही थी, और ये ममता बनर्जी भी कह रही हैं। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी को निशाना बनाने के लिए साहब कांग्रेस के समय में अच्छा था, अमित शाह भी ये बात जानते हैं राजीव जी कि अमित शाह के कह देने भर से कि साहब कांग्रेस के समय में अच्छा था, कांग्रेस वहां जो है वो बहुत आगे नहीं बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अमित शाह जी के बढ़ाने से बढ़ जाएगी। अब कांग्रेस का जो अपना आधार है वो रहेगा, जो उसका अपना पॉकेट है वो उसका रहेगा, जो उसका काम है वहां वो रहेगा, लेकिन अमित शाह जी के बढ़ाने से नहीं बढ़ जाएगी। और अमित शाह जी के बढ़ाने से बढ़ जाती कांग्रेस तो भाजपा को ही बढ़ा लेते अमित शाह जी। लेकिन वो निशाना जो साधना चाहते हैं ममता बनर्जी के ऊपर और कम्युनिस्टों के ऊपर जो साधना चाहते थे निशाना, उस निशाना साधने के चक्कर में राष्ट्र, उन्हें ये मालूम नहीं था कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात चली जाएगी। जबकि वो जानते हैं अच्छे तरीके से, आज आप किसी गांव में बैठकर भी कोई बात कहिए तो आज भी पूरी दुनिया सुन लेती है, क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है। तो आप अगर बंगाल में बैठकर इस कॉन्फ्रेंस में बंगाल के संदर्भ में कोई बात कहेंगे तो बंगाल के संदर्भ में बात भले ही ना ली जाए, लेकिन दूसरे संदर्भों में पूरे देश में जरूर ले ली जाएगी। और आज राजीव जी पूरा सोशल मीडिया जो है वो इससे पटा पड़ा है कि अमित शाह जी जो है वो तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस की, तो मजबूरी में आ गए मोदी जी को इसका मतलब वो गलत साबित करना है अमित शाह जी। तो अब इसको तो राजीव जी पूरे देश में इसी संदर्भ में लिया जा रहा है। अब अमित शाह जी को ने जो कहा बंगाल उसको कितना समझेगा वो तो पता नहीं, लेकिन देश ये समझ रहा है कि मोदी जी को अमित शाह जी अब गलत साबित करने पर तुल गए हैं, और कांग्रेस मुक्त भारत की बात मोदी जी भले करते रहे, अमित शाह जी नहीं कर रहे हैं। ये संदेश राजीव जी एक साफ तौर पर जो देश भर में जा रहा है ये लग रहा है। अब ये अमित शाह जी से धोखे से गलती हो गई राजीव जी, गलती से मिस्टेक हो गया। जैसे अमित शाह जी इंटर के बाद हाई स्कूल करा देते हैं तो गलती से मिस्टेक हो गया होगा ये, लेकिन ये गलती से मिस्टेक का मामला राजीव जी लगता नहीं है। बहुत सोच समझ कर उन्होंने कहा होगा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं गया होगा कि इसका दूसरी जगह भी फायदा लोग उठा सकते हैं। बहरहाल राजीव जी, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति होती है। अब यहाँ घुसपैठियों की बात कर रहे हैं अमित शाह जी, और राजीव जी मैंने सुबह भी ये बात कही थी ब्रेकिंग में कि ये 78 सालों में पहली ऐसी सरकार है जो अपनी नाकामियों का ढोल खुद पीटती है और अपनी नाकामियों पर कहती है कि हम नाकारा हैं, हमारी पॉलिसी बिल्कुल बेकार है, हम बिल्कुल एकदम नाकामयाब साबित हुए और हमारी नाकामियों पे हमको वोट दे दो। मतलब ऐसा राजीव जी दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई सरकार जो है वो अपनी नाकामियों का ढोल खुद पीटे और कहे कि इन नाकामियों की वजह से ही हमको वोट दे दो। अब घुसपैठियों की बात करने ममता बनर्जी ने पूछा राजीव जी, और यही सरकार जो है पंजाब का जब चुनाव था उससे पहले लेकर आई थी कि 50 किलोमीटर की सीमा जो है वो सब BSF के अंडर में होगी। तो 50 किलोमीटर तक की सीमा अगर BSF के अंडर में है तो उस 50 किलोमीटर तक की सीमा के मालिक तो अमित शाह जी हैं।
अब वो चाहे पहलगाम में राजीव जी घुसपैठ हो रही हो, चाहे बंगाल से हो रही हो, चाहे गुजरात से हो रही हो, जहां से भी घुसपैठ हो रही है उसके जिम्मेदार सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। तो अमित शाह जी जो है वो नरेंद्र मोदी की नाकामियों का ढोल पीटते हुए और अपनी नाकामियों का ढोल पीटते हुए वोट मांग रहे हैं कि भाई हम बहुत नाकारा साबित हुए, हमने घुसपैठ होने दिए, इसलिए हमारी नाकामियों पर हमको आप वोट दे दीजिए और हम सरकार यहाँ बना लेंगे, तो हम यहाँ से घुसपैठ के बाहर कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है, आप यहाँ सरकार बना लेंगे, घुसपैठ के बाहर कर देंगे। भाई आपने बिहार में कितने घुसपैठ के बाहर कर दिए बताएं? सरकार बन चुकी है बिहार में, आपने कहा था कि आती घुसपैठी बाहर की जाएंगे। तो अमित शाह जी जहां जाते हैं राजीव जी, ये अपने साथ घुसपैठी लेकर चलते हैं। जी, झारखंड गए थे तो वहां घुसपैठी लेकर गए थे, बिहार गए तो वहां घुसपैठी लेके गए, महाराष्ट्र गए वहां घुसपैठी लेके गए, हरियाणा गए वहां घुसपैठी लेके गए, दिल्ली में भी घुसपैठी लेके गए, अभी घुसपैठी लेके जो है बंगाल पहुंच गए। लेकिन ये असम क्यों नहीं जा रहे हैं घुसपैठी लेके राजीव जी, जहां घुसपैठियों का मसला सबसे ज्यादा है? असम में आके घुसपैठियों की बात नहीं कर रहे हैं कि वहां से भी घुसपैठियों को बाहर निकाल करेंगे। तो ये एक तरीके से राजीव जी इन्होंने अपनी नाकामियों का ढोल पीटा है और सोचा ये इन्होंने कि अपनी नाकामियों को भी कांग्रेस के मत्थे मार देंगे या ममता बनर्जी के मत्थे मार देंगे। लेकिन वो हो गया गलती से, मिस्टेक। इंटर के बाद हाई स्कूल अमित शाह जी ने करा दिया और उसमें उस चक्कर में कांग्रेस की जो है वो तारीफ कर बैठे। जी जी, कांग्रेस की तारीफ कर बैठे। जरा आते जल्दी से शकील जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए, फिर अनिल सिन्हा जी के पास आता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट और सबकी निगाहें टिकी रहेंगी इस बार इस नए साल में पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में अभी से जो खेला होबे, जो पिछली बार कहा जा रहा था, इस बार ममता बनर्जी कह रही हैं खदेड़ा होबे। तो क्या खदेड़ा होबे वहां पे? यह सवाल है, बड़ा सवाल है। अनिल सिन्हा जी भी इसका जवाब देंगे, लेकिन शकील जी देखिए राजीव जी, बीजेपी जो है या अमित शाह और मोदी जी जो है वो हमेशा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और यही नैरेटिव बनाने के चक्कर में कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो प्रति व्यक्ति आय इतनी हो जाएगी, वो ये बता गए कि पहले कितनी प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी। अरे कांग्रेस के टाइम में तो ये सब हुआ है, ये सब उनके बताने या न बताने से क्या होता है। इससे पहले मोदी जी जो है वो संसद में ये बता चुके थे कि वंदे मातरम सबसे पहले एक सभा में गाया गया था। फिर कांग्रेस को बताना पड़ा कि वो सभा, वो अधिवेशन कांग्रेस का ही था। तो ऐसे ही ये जो बात है वो इसी तरह करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बिहार में जब वो थे तो कहते थे कि बिहार को विकसित बनाएंगे। 20 साल से वहाँ नीतीश कुमार की सरकार, जिसमें अधिकांश समय ये उसके सहयोगी रहे, अब ये क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे ही बंगाल को विकास बनाएंगे। इसी तरह ये यूपी में कहते हैं, दिल्ली में कहते हैं, सब जगह कहते हैं। एक नैरेटिव बनाना, आदमी के दिमाग में ये बात घुसा देना कि जो कुछ कर सकते हैं हम ही करेंगे। लेकिन अब ये जो है संभव नहीं दिखता है। ममता बनर्जी ने आज का बड़ा अच्छा जवाब दिया, और जो इसमें सबसे खास बात है, आप बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि बंगाल में हराने के बाद इनको दिल्ली से बाहर किया जाएगा। ममता बनर्जी को इस पे काम करना चाहिए, और दिल्ली से बाहर करने के लिए उन्हें सबके साथ, विपक्ष के साथ मिलकर काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आज जो ममता बनर्जी को परेशानी है उसकी वजह यही है कि दिल्ली में इनकी सरकार है। अगर दिल्ली में इनकी सरकार नहीं होती, इससे पहले ममता बनर्जी यूपीए के टाइम में बंगाल जीत चुकी थी, किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया था। यूपीए के टाइम में जब चुनाव हुए थे, आराम से शांतिपूर्ण चुनाव हुए थे, और ममता बनर्जी पहली बार वहां पे जीत गई थी। लेकिन आज ममता बनर्जी के लिए कितनी मुश्किलें हैं। एसआईआर आ रहा है, उनके आदमियों को तोड़ा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भी कुछ संभव है वो सब किया जा रहा है। तो ये ममता बनर्जी को भी समझना चाहिए कि चुनाव इतने मुश्किल, इतने अनफेयर इससे पहले कभी नहीं थे। इसके अलावा आज जो है एक बड़ी खबर है, हम शायद इसके बारे में दूसरे दौर में बात करेंगे, आप भी शायद चाहेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज जो छापा है आरएसएस के बारे में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये जो बात है इससे पहले बीबीसी भी कर चुकी थी, बीबीसी ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आपको याद होगा जी। और फिर बीबीसी के ऊपर छापे पड़े थे। तो लेकिन ये बाद में बात करेंगे। आज जो बंगाल की बात हो रही है, इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि बंगाल के अंदर पिछली बार की तरह बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि उसे मालूम है कि बहुत बड़े दावे करने का हश्र वही होगा जो आज ममता बनर्जी उसको चैलेंज कर रही थी कि बोलो 200 पार। क्यों नहीं बोलते हो 200 पार? वो जानते हैं कि स्थितियां अब बदल गई हैं। लोकसभा में उनके पास
बहुमत नहीं है। देश में जो परिस्थितियां 2025 में उत्पन्न हुई उससे वो कमजोर हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी का आपने जिक्र किया, ऐसे छोटे मोटे परिवर्तन होते रहेंगे, छोटी मोटी चीजें होंगी। हो सकता है अधीर रंजन चौधरी को कुछ परेशानी हो, कांग्रेस में उनके साथ कुछ परेशानियां चल भी रही हैं, लेकिन वो जो होगा उससे बीजेपी को इस तरह की चीजों से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी तादाद में टीएमसी को तोड़ के अपने मिला चुके थे, तब भी उससे भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि टीएमसी में जो नेता है वो ममता बनर्जी हैं, और ममता बनर्जी के पास कार्यकर्ता हैं, लोग हैं और जनता है। इसलिए शकील जी जब वो शुभेंदु अधिकारी को लेके गए तब कुछ नहीं हो पाया। पिछले चुनाव में याद कीजिए, ममता बनर्जी की इनर सर्किल, राइट हैंड, उनको लेके गए तब कुछ नहीं हो पाया, तो छोटे नेताओं को लेके जाएंगे तो क्या? आपकी ही बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं एक नाम के साथ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए इधर से उधर जाने में मोदी जी को या अमित शाह को कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में नैरेटिव क्या चल रहा है, पूरे देश में माहौल क्या चल रहा है। ममता बनर्जी कह रही है ना कि बंगालियों को मारा जा रहा है, सोनार बंगाल की बात कर रहे हो, और बंगालियों के साथ क्या हो रहा है, नार के साथ क्या हो रहा है। इतनी गंभीर स्थिति है। राहुल गांधी ने जो कहा है कि एक दिन में नहीं हुआ, पूरे देश में इन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया है, सिर्फ मांस खाने की जरूरत है। इतनी भयंकर स्थिति, इतना मार्मिक उसका बयान आखिरी लड़के का कि मैं इंडियन हूं। आप क्या कर रहे हैं आखिर? आप देश को किस तरह बांट रहे हैं? पहले जाति पे बांटा, फिर धर्म पे बांटा, फिर क्षेत्र के आधार पे बांट रहे हैं, भाषा के आधार पे, फिर चेहरों के आधार पे। और जो यूपी में हो रहा है वो उसको इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते, वो खतरनाक ही है कि सीधे सीधे ब्राह्मण और राजपूत विधायक जो है आमने सामने खड़े हो गए जी। जिनके यहाँ पे ये मीटिंग बुलाई गई थी पाठक जी के यहाँ, वो पाठक जी लिख के कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, चुप रहने वाले नहीं हैं, और उन्हें समर्थन मिल रहा है। सारा ब्राह्मण समाज कह रहा है कि हम आपके साथ हैं। ये क्या करवा रहे हैं? कभी देश में ऐसा हुआ? ये देश में ब्राह्मण और राजपूतों की लड़ाई, ये देश में हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई, दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ और महिलाओं के साथ तो जो हो रहा है, अंकिता भंडारी के ऊपर कोई बोलने को तैयार क्यों नहीं है? तो ममता बनर्जी इन सारी बातों को जानती हैं, और इसीलिए वो कह रही हैं कि तुम सोनार बंगाल की बात क्या कर रहे हो, देश में तुम लोगों ने क्या हाल मचा रखा है, और मैं तुमको देश से बाहर करूंगी। ये बात हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लग रही है कि पिछली बार जब इंडिया गठबंधन बन रहा था और बन भी गया था, लड़ाई हुई, तो कई दल थे जो थोड़ा इधर उधर हो रहे थे, लेकिन आज सारे दलों को ये बात अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि चाहे SIR का मुद्दा हो, चाहे देश में हिंसा का मुद्दा हो, उसका कारण क्या है कि सबको जो संरक्षण मिलता है वो ऊपर से मिलता है। अगर वो संरक्षण बंद हो जाए तो सारी स्थिति एक मिनट बदल जाए, ये गोदी मीडिया एक मिनट के अंदर बदल जाए। तो ये स्थितियां जो हैं गोदी मीडिया से लेके चुनाव आयोग तक, ये इसीलिए है कि उन्हें लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं, ये मैसेज चला जाएगा कि बंगाल के बाद देश से, तो यही मैसेज पूरे देश में पहुंचाया जाना चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आना चाहता हूं अनिल जी आपके पास। अनिल जी, कैसे आप देखते हैं पश्चिम बंगाल, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव सामने है, नया साल अब आने वाला, नए साल का आगाज है, लेकिन साल जाते जाते सियासी तौर पर बहुत कुछ देकर बहुत कुछ लेकर, और इन सब के बीच अगर देखिए, हालांकि अभी रिकैप करने की कोशिश कर रहे थे शकील जी हमारे साथी, और उन्होंने बहुत शानदार ढंग से कुछ कुछ मुद्दों को यहां रखा है। हम लोग इस चर्चा में आगे और बढ़ेंगे और रिकैप भी करेंगे कि इस साल में सियासी तौर पर क्या कुछ रहा। लेकिन जब 3 दिवसीय यात्रा पे अमित शाह पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल डेरा डाले हुए हैं वहां पे कोलकाता में, तब ममता बनर्जी जो गरज रही हैं उसके क्या मायने निकाले जाएं, जरा ये आपसे समझना चाहता हूं। और कैसे देखते हैं आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को, इन सब के बीच SIR को, तब जबकि उत्तर प्रदेश में जो अभी कह रहे थे शकील जी कि ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच यहां बिल्कुल तलवार खींची हुई दिखाई दे रही है, यानी एक रेखा तो है, एक भले वो बारीक ही सही, अब तो खुल के आ रही है,
लेकिन दूसरी तरफ एसआईआर, यहां पर एसआईआर की तारीख बढ़ती जा रही है, यानी मसौदा लिस्ट आने की तारीख बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में 31 की जगह अब 6 जनवरी कर दी गई है। लेकिन मैं अभी उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिम बंगाल आपके जरिए चलना चाहता हूं। देखिए, ये ममता बनर्जी के बारे में मतलब मुझको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है कि ममता बनर्जी कोई बहुत बड़ा चैलेंज मोदी के लिए प्लेस करना चाहती हैं। वो उनको रिटेन करने की कोशिश कर रही है पश्चिम बंगाल को, और वो रिटेन करने की कोशिश इस बार के बारे में मेरा थोड़ा डाउट है। डाउट ये है कि जिस तरह से एसआईआर हुआ है, उसको जिस तरह से उनको लेना चाहिए था इंडिया गठबंधन के सारे एलाइज को लेकर के एक साथ, और पूरा देश भर में एक नेशनल लेवल की डिबेट और नेशनल लेवल का अटैक करना चाहिए था, वो उन्होंने अपने को वहीं तक लिमिट किया। और वो फिर ओल्ड टैक्टिक्स, वो दोनों ओल्ड टैक्टिक्स में है, लेकिन इनके पास विपन ज्यादा है। ओल्ड टैक्टिक्स ये है कि बंगाली सब नेशनलिज्म, जिसको आप या नेशनलिज्म जो भी कहिए, उसके मुकाबले एक जो है हिंदू नेशनलिज्म का है। ये जो मतलब इंडियन नेशनलिज्म कह नहीं सकते, ये तो हिंदू नेशनलिज्म है। तो उसका वो नैरेटिव लेकर के आए हैं। एक आइडियोलॉजिकल फाइट है बंगाल में, एक सब नेशनलिज्म वर्सेस जो हिंदू नेशनलिज्म है ये का। लेकिन उसको संभाल पाएंगी ममता बनर्जी अभी के कंटेक्स्ट में, मुझको डाउट लगता है। रिपीटेडली इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस उन्होंने जो ये मशीनरी है उससे जीत लिया है चुनाव को, और ममता बनर्जी अटैक करती है कांग्रेस पे। जब भी हरियाणा इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ, बिहार इलेक्शन डिफीट के बाद कांग्रेस को अटैक करती है। ये जो सेफ गेम खेल रही है टू अपने को बचाने के लिए, ईडी और बाकी जो उनके अटैक्स हैं, इंस्टीट्यूशनल अटैक्स हैं, उसके लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है लीडरशिप इसकी। हम लोगों को सच बोलना चाहिए, लोगों को हम भ्रम में रखेंगे काम नहीं चलेगा। एक नेशनल लेवल की फाइट की जरूरत है बीजेपी के खिलाफ। ममता बनर्जी उसको सबोटेज करती हैं, और वो जो है ये बंगाली और ये सब जो उनका ये है, दिस टाइम हमको लग रहा है कि उनका चलेगा नहीं। 58 लाख या कितना, मैं अभी 58 लाख 20,000 58 लाख लोगों को निकाल दिया। कौन सा स्ट्रीट पर आ रही है? और वही रेटोरिक ये वाला ऐसे बंगला और वैसे बंगला, ये सब है। ये बंगला कुछ काम नहीं आएगा। उन्होंने उनके स्टाफ को साइड कर दिया और खुद सेंट्रलाइज ढंग से डिलीट कर दिया है नेम। ये तो आ गया सामने, लेकिन कौन सा स्ट्रीट पर आ रही है टीएमसी का? अभी बंगाल में एक यूनाइटेड, उस मामले में राहुल गांधी का देखिए, उनका स्टेक नहीं था बिहार में उतना, आरजेडी का था, लेकिन वोट चोरी के ये को उन्होंने जो उसकी इलेक्शन मशीनरी है करप्ट, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, जो मतलब बहुत ही रूथलेस टाइप की बीजेपी की, उसको अटैक किया और इंस्टीट्यूशनल जो ये फेलियर्स हैं उसको सामने लाया, और उससे निपटने के लिए बराबर जो है चेंजेस कर रहा है एसआईआर में खुद ही ईसीआई, ताकि और ज्यादा ढंग से लोगों के नाम काट सके। लेकिन उसका वो इशू नहीं है, और वो सोच रही है क्या ये वही हालत है। और यहाँ जो अधीर रंजन चौधरी मिला है वो भी ऐसा ही है कि वो कांग्रेस जो है ममता बनर्जी के खिलाफ जो इस्तेमाल करना चाहिए था अधीर रंजन चौधरी का, वो नहीं कर पाई। अल्टीमेटली वो जो है कर रहे हैं। और ये जो अमित शाह वाला भी देख रहा हूं, एक कैलकुलेटेड, ये ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, वो कांग्रेस वर्सेस टीएमसी डिबेट उठाना चाहते थे, और उन्होंने इसके जरिए उठाया कि कांग्रेस के बेहतर था। इसका मतलब कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं या जो कांग्रेस लोग एसर्ट करें टीएमसी के खिलाफ कि देखिए हमारी तारीफ तो वो भी कर रहे हैं, तो वो मतलब कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो टीएमसी से अपोजिशन है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक ट्रायंगुलर ये क्या कहते हैं बना करके पोजीशन, जो आपको बिहार में बहुत टैसिटली किया कि नीतीश और क्या कहते हैं बीजेपी में तफरका है, और एक तरह का माहौल भी बन गया कि आरजेडी और जेडीयू साथ आ सकती है, और इस तरह से उनको ये किया, मतलब नुकसान कर दिया पूरा इंडिया अलायंस का।
तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इसको ये मत कहिए कि वो जो है कोई स्लिप हो गया है, मैं नहीं मानता कि कोई स्लिप है। वो एकदम कैलकुलेटेड मूव है कांग्रेस और लेफ्ट को उनके खिलाफ खड़ा करने के लिए, और उनके बीच में कुछ ना होने पाए। और ऐसे भी ममता बनर्जी इस स्ट्रेटजी पर खुद भी काम करती है कि कांग्रेस और लेफ्ट को अलग रखना है, क्योंकि उनके पास कोई कंटेंट नहीं है, कुछ कोई विजन नहीं है, न बंगाल के लिए न ये के लिए कोई विजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेटोरिक पे। और वो जो है फेलियर्स जो थे लेफ्ट गवर्नमेंट का जो इतना साल का इनकम्बेंसी था, उसी पर लगातार खेल नहीं है। उन्होंने बीजेपी को वहां आरएसएस को एस्टेब्लिश किया, अभी 1 to 1। अभी अब देखिए कि यही दोनों स्पेस ले लिया है। ये कितना खतरनाक है देश के लिए। वो मतलब जिसको आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिससर्विस जो है अपोजिशन काउज का और जो इंडियन आइडिया ऑफ इंडिया है उसका किया है। और इसको नोट करना चाहिए, यही हाल अभी शरद पवार का है। ये सारे लोग इंडिया अलायंस को आइडियोलॉजिकली वीक करना चाहते हैं। वो एक अडानी के साथ ये करके करना चाहते हैं, और इनका भी अडानी के साथ बहुत बढ़िया रिश्ता है। तो ये एक पॉलिटिक्स एक अलग लेवल की चल रही है। इसको हम लोगों को ये क्या कहते हैं सुपरफिशियली या इस तरह से मतलब हमको लग रहा है सब्जेक्टिव ढंग से देखने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अच्छा लगता है कि ममता बनर्जी खड़ी हो। इसके कौन सा मूवमेंट 5 साल में बीजेपी और मोदी के खिलाफ पूरे देश भर में जो भी मूवमेंट हुआ उसको उन्होंने सबोटेज ही किया। उसके खिलाफ कोई भी जो एक यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए था। इंडिया अलायंस भी अपने फायदे के लिए कोशिश की उन्होंने, लेकिन उसको कौन सा स्ट्रेंथन किया। ये जो अरेंजमेंट है बीजेपी वहां लोकसभा वाला, उसको आप मत समझिए कि ग्राउंड पर वो लोग लागू करना चाहते हैं। वो तो ऐसे भी अगर अपोजिशन अगर नहीं करेंगे मोदी के खिलाफ दिखेंगे नहीं कम से कम, तो वो लोग सर्वाइव ही नहीं करेंगे। ये तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, लेकिन इसका आउटकम क्या है? आप कोई नैरेटिव बनाने में मदद कर रही हैं और न कोई ग्राउंड पे कोई फाइट के लिए लोगों को तैयार कर रही हैं। बीजेपी इस बार जिस मशीनरी के साथ और जिस रूथलेसनेस के साथ बंगाल में आएगी, मैं आपको मतलब बहुत लेट है, आगे होगा। और आप लोगों को भी शायद रुचि, हम लोग चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि बीजेपी हट जाए, लेकिन मैं एक कहना चाहूंगा कि ये जो है हमारी उम्मीदें खड़ी मतलब सही साबित नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कोई इलेक्शन आफ्टर ये लोकसभा के बाद किसी इलेक्शन को जीतने दिया क्या? अनिल जी, आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने जा रही है, ये कह रहे हैं? अरे जा रही, मैं ऐसे कंक्लूजन पे नहीं अभी कोई ये करूंगा, क्योंकि वहां अभी ये है, लेकिन वो बहुत दिक्कत में डालेगी। ये मैं कह रहा हूं कि कठिन है रास्ते, और कठिन रास्ते का जो उससे जो लड़ने का तरीका है ममता बनर्जी का, बहुत ही आउटडेटेड और बहुत ही सेल्फिश है। और बिना बड़ी लड़ाई, बिना किसी उदार मन के और ये क्या कहते हैं बड़ी आइडियोलॉजिकल पोजीशन लिए नहीं लड़ी जा सकती है, इस बारे में पक्का हूं। वो भी एंड अप कर सकती है, चंद्रबाबू नायडू नहीं अगर कहे शरद पवार में एंड अप करेंगी। इसीलिए इन पर कोई भरोसा मत रखिए। एक आपको जो एंटी बीजेपी और एंटी मोदी जो फाइट है वो बहुत कठिन है, और ये हम लोगों के विशफुल थिंकिंग से नहीं चलने वाला है। बहुत स्ट्रांग पोजीशन की जरूरत है उनके तरफ से। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो जो बात है वही कर सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, बात हम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, और उसमें भी ममता बनर्जी के भाषण को भी हम जो दे रही थी भाषण, उनको भी हमने अभी सुना। और उनके अलावा ममता बनर्जी साफ और पिछले दिनों लगातार कह रही हैं, जितने भाषण ममता बनर्जी ने दिए हर भाषण में जो बंगाली में भाषण देती हैं, और आज कुछ उसमें सेंटेंस हिंदी में जान के कह रही थी, ताकि जो दिल्ली वाले लोग हैं उनको भी समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और क्योंकि दिल्ली वाले लोग वहाँ जाके बैठे हुए हैं, खासकर अमित शाह 3 दिवसीय यात्रा पे पहुँचे हुए हैं 3 दिन के लिए, और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। इस बीच एक खबर और बता दूं आपको कि जो बिहार के मुख्यमंत्री ने एक
डॉक्टर के हिजाब को खींच लिया था, वैसे ही जादवपुर यूनिवर्सिटी में वैसी घटना घटी, वहाँ भी 2 लड़कियों के हिजाब खींच लिए गए, उस पर कमेटी, जांच कमेटी बैठी हुई है। तो ये सब होगा बंगाल में, ये एक जानकारी जस्ट दे रहा हूँ, ये सब होगा। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी जो बात कह रही हैं वो साफ साफ कह रही हैं कि अब की बार 2-3 चीज़ें देखिए। पहली बात ये देखिए कि ये 200 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं जो पिछली बार लगा रहे थे। दूसरी बार हमने अमित शाह को देखा, कह रहे हैं अमित शाह कि वाम दलों से पहले और तृणमूल से पहले, ये टीएमसी और वाम दलों से पहले विकास की गति सबसे तेज थी यहाँ पे बंगाल में। सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, सरकार को ये कांग्रेस पार्टी के एक पुराने नेता आज प्रधानमंत्री से मिलके गए हैं, अधीर रंजन चौधरी, उनका जिक्र भी हमने किया। वो बांग्ला भाषा की बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं। और तीसरी बात ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो यही, मैं रिपीट कर रहा हूं चूंकि आप बाद में आए इसलिए, कि तीसरी बात ये कि कह रही हैं कि पहले बंगाल से खदेड़ेंगे उसके बाद हम दिल्ली से खदेड़ेंगे। और ये सेंटेंस जितने पिछले भाषण अभी सुन लीजिए, हर भाषण में कम से कम बंगाल और उसके बाद दिल्ली की बात कर रही हैं। अनिल सिन्हा जी का विश्लेषण बहुत शानदार, बहुत सटीक विश्लेषण है, और जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर यही रहता तो पिछले दिनों वो आंदोलन में खड़ी होती, आंदोलनों के साथ आंदोलन तैयार करती, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। अब चुनाव का वक्त है, इस चुनाव में जीत हार अपनी जगह पे है और उसके बाद ये भूल जाएंगी, दिल्ली की तरफ देखेंगी भी नहीं। इन सब के बीच देश दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र कर रहे थे हमारे साथी शकील अख्तर जी, बड़ा सा फ्रंट पेज पे आरएसएस के बारे में खबर छपी है। आपने बताया भी था, अभी कल ही बताया था आपने, और उससे पहले एक अखबार ने और छापा। ये सब भी चल रहा है। चल क्या रहा है बंगाल में, चल क्या रहा है देश में, और बंगाल और देश से लेते हुए दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स वाली खबर पर मैं सेकेंड राउंड में आऊँगा, उसमें भी एक पेज है। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी के निशाने पर दिल्ली बिल्कुल भी नहीं है, और हम दिल्ली से बैठ के अगर ममता बनर्जी को देखेंगे तो हम गलती कर पाएंगे, कर बैठेंगे। ममता बनर्जी के दिमाग में, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय परिदृश्य है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल को बचाना अभी चाहती है। तीसरी बार वो बचाने, 2 बार की मुख्यमंत्री है, चौथी बार वो कंटेस्ट कर रही, 2011 से मुख्यमंत्री है। तो उनकी प्रायोरिटी बंगाल है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम कोई बाई इलेक्शन होते हैं उसमें अगर हम कोई इंडिकेशन माने तो बहुत हाल फिलहाल का पिछले साल का ही एक इलेक्शन हुआ कालीगंज का, जो तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रांग होल्ड है, मुस्लिम मेजॉरिटी सीट है। 50,000 से तृणमूल कांग्रेस जीती, जीतना ही था उसको। लेकिन जो उसमें खबर है वो ये है कि बीजेपी की हार का मार्जिन 4,000 बढ़ गया, और यानी बीजेपी को पिछली बार से जितने विधानसभा में वोट मिले थे उससे 4,000 कम वोट मिले उसी सीट पर। तो यानी ममता बनर्जी की पकड़ जो है बंगाल में अभी है, उसको हम नकार नहीं सकते। अब जरा 2021 के चुनाव पे चलिए, जो अनिल सिन्हा जी बात कर रहे थे, बंगाली अस्मिता और राष्ट्रीय नेशनलिज्म की बात, और उसमें ममता बनर्जी का अपर हैंड है। बांग्ला स्पीकिंग है, मोदी अमित शाह बांग्ला नहीं बोल सकते, बांग्ला आइडेंटिटी है। महिला वोटर जिसकी बड़ी चर्चा बिहार में हुई और सब जगह होती है, महिला वोटर में ममता बनर्जी खुद महिला है, उनसे आप क्या मुकाबला करेंगे वहां पे। अब एक पिछले चुनाव में आप चलते हैं, 2021 के चुनाव में, और बंगाली अस्मिता का एक आपको सैंपल देता हूं। दो काम हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह की दाढ़ी बढ़ा ली थी कोविड-19 के समय वो चुनाव हो रहे थे 2021। तो मोदी जी ने जो रंग रूप अपना बनाया था वो बंगाल इलेक्शन के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा बना लिया था, प्रभावित करने के लिए बंगाली को। देखिए, हम भी रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे दिख रहे हैं, यही कर सकते थे, इससे आगे वो कर नहीं सकते थे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ
अभी प्रफुल्ल जी ने बताया कि कितने सीटें आई थी, कितनी बची हुई है। दूसरा एक और आपको एग्जांपल देता हूं। आखिरी फेज में अमित शाह के ही रोड शो के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति खंडित हो गई थी। एक भीड़ वहां घुसी और अफरा तफरी हुई और मूर्ति खंडित हो गई। जी। अमित शाह के रोड शो के दौरान ये हो गया। उस फेज में 35 सीटों पर चुनाव हुआ था, 35 में 0 बीजेपी हो गई। एक भी सीट नहीं मिली उस 35 में से। यानी बंगाली अस्मिता जहां गई आई, वहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति खंडित होने के बाद इसको ममता बनर्जी ने बड़ा इशू बनाया और वो साफ हो गई बीजेपी वहां से। तो बंगाली अस्मिता में, बंगाल की अस्मिता के चुनाव को लेकर अगर जाएंगे तो गलतियां करेंगे। एक और बात लेफ्ट और कांग्रेस की और ममता बनर्जी के इंडिया अलायंस, इन सब की बात भी होती है। देखिए, बीजेपी भी चाहेगी ये कि इंडिया अलायंस वहां पे एक साथ चुनाव लड़े। जी बिल्कुल। ममता बनर्जी 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, उनके शासन की एंटी इनकम्बेंसी होगी ही होगी, स्थानीय विधायकों की होगी, अधिकारियों की होगी, मुख्यमंत्री की खुद की भी होगी। कई सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं, चाहे वो रेप की घटना हुई है मेडिकल कॉलेज में, उसकी तमाम सारी ऐसी घटनाएं हुई। तो एंटी इनकम्बेंसी तो वहां है। उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा केवल बीजेपी को मिले, बीजेपी भी चाहेगी कि मतदाता के सामने दूसरा विकल्प ना हो। कांग्रेस और लेफ्ट अगर तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जो तृणमूल कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी वाला जो वोट है वो कांग्रेस और लेफ्ट को भी जाएगा और वहां बीजेपी को नुकसान होगा। तो ये मोटा मोटा जो एनालिसिस अभी है उस पे आधारित है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हो रही है राष्ट्रीय स्तर पे, वो ये कि ध्रुवीकरण की राजनीति का ग्राफ नीचे जा रहा है। और जरा उस पे आऊं मैं, एक आखिरी बात ये भी कह दूं कि अभी आपने सुनाया अमित शाह जी कह रहे थे कि बंगाल का पर कैपिटा इनकम। अमित शाह से पूछिए कि जरा उत्तर प्रदेश का भी तो बता दें, वहां भी तो डबल इंजन सरकार है। राज्य और यूनियन टेरिटरी मिला के 33 हैं, 33 33 में 32वां नंबर है उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम में, नीचे से दूसरा। जी। तो जरा अपने राज्यों की तो बताएं ना कि वहां पे उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या किया। बड़े हाई प्रोफाइल मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर पर खड़े हुए हैं वो तो बुलडोजर से पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ पा रही क्या? डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन के साथ साथ मैं कहूंगा कि 2-3 इंजन और भी लगे रहते हैं। गवर्नर भी उन्हीं का है, मुख्यमंत्री भी उन्हीं का है, इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं का है, फिर भी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ पा रही है। अब जो बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति का ग्राफ नीचे जा रहा है, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स का सूरज अस्त हो रहा है और इसके साफ प्रमाण दिख रहे हैं। और वो प्रमाण 2025 के जाते जाते बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये नहीं होता, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स का जो असर है वो कम नहीं हो रहा होता या उसका ग्राफ नीचे नहीं जा रहा होता, उस पर समाज में अब उतनी ध्रुवीकरण का स्कोप नहीं बचा है, तो ये दो बातें हुई अरावली को लेकर और दूसरा जो कल फैसले हुए दो सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे हुआ, जो सीबीआई ने अपील की उन्नाव रेप केस में, वो दोनों बातें जो है वो नहीं होती, सीबीआई अपील नहीं करती। अभी तक आप देखिए कि कितना घमंड था कि उसको उन्होंने बीजेपी से निकाला नहीं, बड़े समय तक वो रहा कुलदीप सिंह सेंगर को,
क्योंकि तब हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स चल रही थी, अपने चरम पे थी। तब इनकी एरोगेंस चलती थी कि मैंने ये फैसला कर लिया है, जनता को मानना है माने, ना मानना हो ना माने, हम तो हिंदू मुसलमान करके सब निपटा देंगे। कोविड का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, बहुत एरोगेंस के साथ ये। लेकिन अब छोटे छोटे फैसलों पर यू टर्न हो रहा है। तो यू टर्न इसीलिए हो रहा है कि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नीचे जा रही है। तो बंगाल का दुर्ग अभी, बावजूद इसके मैं कहूंगा कि SIR में घपले किए हैं, अभी बहुत मुश्किल है। अभी बहुत मुश्किल है, सही कह रहे हैं। आता हूं फिर से प्रफुल्ल जी आपके पास। हमारे तमाम साथियों की आप बात सुन रहे थे। बंगाल में चूंकि आप हैं, क्या दिख रहा है आपको, जरा आप बड़ी ईमानदारी से बताइए। देखिए सर, ईमानदारी की बात तो ये है कि हम जब विश्लेषण करते हैं तो क्लासिकल और प्रैक्टिकल दोनों स्केल को एक साथ अलग अलग गुटों पर नहीं लागू कर सकते। एक स्केल अपनाना होगा, या तो क्लासिकल अपनाए या प्रैक्टिकल अपनाए। मैं प्रैक्टिकल पर ही सच्चाई की अगर तलाश करता हूं, तो जो अनिल सर बोले और प्रशांत सर बोले, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए बोले कि आज के बंगाल की राजनीति को ये समझने में मदद मिल रही है। देखिए, बंगाल की राजनीति हमेशा केंद्र से तनाव के रूप में चली। जब कभी भी नहीं हुआ था तो 1967 में जब संबित सरकार का दौर आने लगा था, तभी बांग्ला कांग्रेस बोल के एक कांग्रेस हुआ था, अजय मुखर्जी जिसके मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा। मैं फिर इतिहास में जाने की गलती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ संदर्भ दे रहा हूँ कि अजय मुखर्जी जिसके हुआ करते थे और ज्योति बसु जिसमें डिप्टी CM हुए थे। तो उस समय से कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, अगर वो क्षेत्रीय अस्मिता इसको बोलते हैं या सब नेशनलिटी बोलते हैं या बांग्ला बोलते हैं, उस बांग्ला अस्मिता के साथ उसको अपनी अलग पहचान चाहिए, जो केंद्र से अलग चाहिए, जो केंद्र के वशीभूत होकर न हो। CPM का भी यहाँ पर जब राज चलता था तो CPM का बंगाल चैप्टर एक अलग ढंग से समझा जाता था। जब प्रकाश कारात आए और यहाँ के लोगों को ये लगा, और यहाँ पर सोमनाथ चट्टोपाध्याय का जिस कारण से बहिष्कार हुआ, तो मैंने उनको दल से निकाला गया, वो जानते हैं अध्यक्ष रहते हुए विधान लोकसभा का। तो उससे यहाँ के लोगों को लगा कि ये बंगाली अस्मिता पर ही प्रहार है, बंगाली का नेता कोई अबंगाली हो नहीं सकता है। वो ये उनके मन में बिल्कुल है, और उनका अपना राष्ट्रीय गौरव है। जरा ध्यान से अगर उधर भी देखेंगे तो बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था, हालांकि आप पश्चिम बंगाल उतना बड़ा क्षेत्र पहले की तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी वो बात तो वही है, और ये अपना नेता खुद ही होंगे। और यहाँ की अस्मिता की बात अभी जब वो कह रहे थे ममता बनर्जी को, निश्चित रूप से सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में इनकी अभी फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों दिलचस्पी नहीं है? इसलिए दिलचस्पी नहीं है कि राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी अकेले दम कभी भी प्रधानमंत्री या सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगी। वो प्रेशर से ही वो काम कर सकती हैं, जो उस समय में उनकी लाइन वही हो सकती है जो कभी कांशीराम कहा करते थे, मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। तो वो चाहते हैं कि मजबूर सरकार अगर वहां हो, उनके समर्थन की जरूरत हो, और वो जरूरत अभी भी बनी हुई है। मैं फिर दोहराऊं, आप इस चैनल पर, मैंने पहले भी कहा अपने चैनल पर, कि ममता बनर्जी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हर आक्रमण के पहले एक बात जरूर याद कर लेती है कि अगर नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू अगर खिसके तो ममता बनर्जी अकेले उनकी कमी को पूरी कर सकती है। उन संभावनाओं को हमेशा जिलाए रखना चाहते हैं, और उसलिए वो एक ऐसी कमजोरी है इनकी, जो ये कहें ना कहें वो प्रकट हो ही जाती है। लड़ाई लेकिन जारी है। ऐसी स्थिति में आज मुझे लगता है कि ठीक ही कह रहे थे कि पोलराइजेशन नहीं चल रहा है, लेकिन खतरनाक बात सर ये दिख रहा है कि पोलराइजेशन जहां समाप्त हो जाता है, वहीं से रेडिकलाइजेशन शुरू होता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रेडिकलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है, और जिसका अभी न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरी जगह की रिपोर्टों की बात हम लोग शायद करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन ये सारी रिपोर्टें ढंग से आ रही है। तो अब इनकम्बेंसी की जहां तक बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का कुछ न कुछ प्रभाव होगा, मैं ये मानता हूँ, सिर्फ ममता बनर्जी का ही नहीं, इस समय में जो भी इनकम्बेंट फोर्स है, जो भी सरकार में है, तो इनकम्बेंट फोर्स के अगेंस्ट जाने के लिए जो राजनीतिक साहस चाहिए वो राजनीतिक दलों में कम है, और जनता में ऐसी आशा की कोई किरण नहीं है।
कि वो इनकम्बेंट के खिलाफ, इनकम्बेंट के विरुद्ध जाकर के कोई नए एक्सेस की तलाश करे, कहीं नई जगह पर अपनी आशा की तलाश करे। इसलिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभी कुछ कहना, जैसा अनिल सर बताया, लेकिन खतरे तो जरूर है। पिछली बार जिस ढंग से 27% का उछाल लेकर के ये गए थे और 10 से 38 हो गए थे, और उसमें प्रशांत किशोर की कोई कारीगरी नहीं थी। उसमें चूंकि लेफ्ट अपने आप को ही तोड़ रहा था, लेफ्ट अपने ही मलबे को उठा रहा था, वो सारा का सारा मलबा इनके जिम्मे चला गया। अब इस चुनाव में अगर देखने की कोई बात होगी, हालांकि संगठन नहीं है, संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कंटेंट तो है। लेफ्ट के साथ एक यही बात हो सकती है कि लेफ्ट क्या अपने वोटर को, जो पिछली बार जो ये संदेश गया था, कहीं किसी जिस कोने से गया हो, मेरा ख्याल है कि लेफ्ट के ही कोने से गया था कि इस बार राम, फिर अगले बार वाम, तो अगला बार आ गया है। लेफ्ट अपने पारंपरिक वोटर को रिकॉल कर पाता है कि नहीं कर पाता है, लोग फिर लौटते हैं कि नहीं लौटते हैं। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस का और लेफ्ट का स्वाभाविक गठबंधन होना चाहिए यहाँ, क्योंकि ममता बनर्जी जब सत्ता में आई थी तो कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़के आई थी, और वो तब जब कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन टूट गया था यूपीए के दौरान, तो जिसमें परमाणु के मामले पर, तो अब उस समय में ये सरकार में आई, धीरे धीरे उखा गई। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में आज नेता नहीं है, अकेले अधीर रंजन चौधरी दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस में यहाँ नेता हैं, अभी भी ईमानदार नेता है, प्रदीप भट्टाचार्य जी हैं, अकबर हैं, दूसरे तरह तरह के लोग हैं। अगर खोजेंगे कांग्रेस के लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि आप किनको क्या भूमिका देते हैं। अधीर रंजन चौधरी की आज कोई प्रभावी भूमिका नहीं है, और ये स्वाभाविक है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी अकेले योद्धा है, वो उनकी भी नजर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर है, बंगाल की राजनीति पर भी नहीं है, भारत की राजनीति तो छोड़िए। इतना बड़ा उनको पद मिला अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाने के चक्कर में, और दूसरे नेताओं के साथ उनका कोई तालमेल नहीं है। राजनीति तो पास आने और दूर जाने का खेल है, ये किसी के पास ही नहीं आते हैं, दूर दूर ही बने रहते हैं, तो क्या खेल करेंगे। ममता बनर्जी को हमेशा उन्होंने अपने इस पर रखा, आलोचना के केंद्र में रखा। उनके बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी के बड़े नजदीकी हैं, और यही उनकी ताकत है, और बाकी लोग की उतनी पहुंच नहीं है वहां। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि ममता बनर्जी का जो वोट परसेंटेज है वो भी पिछली बार 3% बढ़ा था, उनका तो 27% बढ़ा था। ये चाहते हैं, वाम ये चाहेगी, कांग्रेस ये चाहेंगे कि कुछ वोट रिकॉल हो, और रिकॉल होकर के वोट आता है। मतलब तो आपका कहना है प्रफुल्ल जी, आपका कहना है कि वाम दल और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ें, एक साथ आ जाएं? जी जी, वो तो नहीं आ रहे हैं इनका, वो यहाँ पर एक साथ आ जाए, क्योंकि ममता बनर्जी तो अलग हो ही चुकी है, ममता बनर्जी तो अलग हो ही चुकी है इंडिया गठबंधन। तो बिहार का रिजल्ट निकलते उन्होंने कह दिया था कांग्रेस से कोई चुनावी समझौता नहीं है जी। नहीं, इंडिया गठबंधन, एक चीज देखिए, हम विश्लेषकों को 2-3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक बात ये कि एक बार नहीं कई बार इंडिया गठबंधन के कई नेता ये खुल के कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए था, और इसलिए आप ये उम्मीद मत कीजिए कि हर चुनाव में, लोकल चुनाव में भी हम, यानी विधानसभा चुनाव में भी हम साथ साथ लड़ेंगे। बिहार में भी वो नहीं हुआ, बिहार में महागठबंधन पहले से था, हरियाणा में गठबंधन नहीं बना। आप याद कीजिए कि आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, दिल्ली में भी अलग अलग चुनाव लड़े, तो वो गठबंधन, ये बात खुल के कही गई है कि दूसरी बात, हर राज्य में परिस्थितियां अलग अलग हैं। अब इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो क्या केरल में कांग्रेस और वाम दल एक साथ लड़ेंगे? वहाँ तो दोनों आमने सामने हैं, एक साथ तो लड़ेंगे नहीं, तो वहाँ कौन सा इंडिया गठबंधन? और क्यों हम वहाँ इंडिया गठबंधन की बात करें? क्यों हम इंडिया गठबंधन के नेताओं को कोसें कि भाई आप तो इंडिया गठबंधन बना के बैठे हुए हो? और यहाँ तीसरी बात मुझे ये लगती है कि पश्चिम बंगाल की सियासत को और नज़दीक से ज़रा आंका जाए तो इंडिया गठबंधन के नेता, अगर इंडिया गठबंधन है तो इसका मतलब है कि वाम दल, ममता बनर्जी और कांग्रेस तीनों एक साथ लड़ें और तीनों एक साथ आ जाएं, तो फिर यहाँ 2 दलीय व्यवस्था हो जाएगी। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए या बीजेपी वहाँ कहिए, तो फिर तो सीधे सीधे बंटवारा होगा ना, सीधे सीधे बंटवारा होगा। मैं दिल्ली में बैठ के बात कर रहा हूँ, आप कोलकाता में बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन जमीन, जी प्लीज।
जमीनी स्थिति केरल की दूसरी है और पश्चिम बंगाल की दूसरी है। केरल में अल्टरनेट गवर्नमेंट होती रही है, पश्चिम बंगाल में कंटिन्यूअस गवर्नमेंट हुई है लेफ्ट की जी। दूसरी बात यह है कि यहाँ का मिजाज दूसरे ढंग से है, इसलिए मैंने इशारा किया कि लेफ्ट का भी केरल चैप्टर अलग था और वेस्ट बंगाल चैप्टर अलग था, और ज्योति बसु जैसा नेता जब तक थे यहाँ पर तब तक उसमें एक बैलेंसिंग फोर्स था। लेकिन जिस दिन वो नेता चले गए, हरकिशन सिंह सुरजीत, हमेशा पश्चिम बंगाल की ताकत कम होती है। सीपीएम के अपनी संरचनागत में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के लोगों की ताकत कम है, चाहे पोलिट ब्यूरो देखें या कोई और संगठन देखें, और जो उसका स्ट्रक्चर है डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केरल का ज्यादा है। इसलिए हरकिशन सिंह सुरजीत हमेशा कोशिश करते थे कि पश्चिम बंगाल को एक बूस्टअप दिए रहे, और ज्योति बसु जैसे नेता यहाँ पर थे तो कंटिन्यूटी थी गवर्नमेंट में, लेकिन केरल में वो बात नहीं थी। इसलिए केरल में वहां पर एलडीएफ और यूडीएफ अल्टरनेट होता है। यहाँ की स्थिति ये है कि अगर कांग्रेस के साथ, अभी की स्थिति में कांग्रेस के साथ अगर नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रल में जाकर के लेफ्ट को कांग्रेस का सपोर्ट करना ही होगा, एनडीए में रहना ही होगा, अगर अपने अपने क्षेत्र में न रहे तो। और कमलापति त्रिपाठी के पोते अगर लड़ने गए थे उत्तर प्रदेश से तो किस बिना पर गए थे? इंडिया गठबंधन का सहारा लेकर ही तो गए थे। मध्य प्रदेश में जब सीटों का विवाद शुरू हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही आशा के किरण हैं अखिलेश यादव जी, जब उनके कैंडिडेट की बात थी तो वो भी थी। दिल्ली में भी वही हुआ। तो ये बात तो आप बिल्कुल सही है आपकी कि जो लोकसभा है उसके चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था, और जो राज्यों में इसके लिए कोई जगह नहीं बन पाती है क्योंकि राज्यों की अपनी जटिलता है। एक बार और कहने का मैं दुस्साहस करता हूं, यहाँ वरिष्ठ लोग हैं, देखिए ममता बनर्जी की जो कांग्रेस है ना, वो कांग्रेस का ही रीजनल वर्जन है, आप माने या ना माने। नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस से ही ममता बनर्जी गई हैं तो कांग्रेस का ही रीजनल वर्जन, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे उधर एनसीपी शरद पवार हो, ये हम सब जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात जब आप एक सेफोलॉजिस्ट होने की तरह अगर सोचते हैं, एक चुनावी विश्लेषक के नाते होकर अगर आप सोचिए, तो वहां पर नफा नुकसान की बात होती है। वहां पर आप ये सोचेंगे कि हाँ, कहां किस गोटी को बैठाने से, फिट करने से हमारी पार्टी को क्या फायदा होगा, एक राजनेता जो सोचता है। और वैसे में पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत कुछ सोचने के लिए, हम आप जैसे विश्लेषकों को बहुत कुछ सोचने का एक मैदान, खाली मैदान देता है। इस बात को हम ना भूलें। पश्चिम बंगाल का चुनाव एक बहुत ही साइंटिफिक चुनाव है। इसमें देखिए वाम दल बहुत मजबूती के साथ रहे, और कांग्रेस के बाद वाम दलों का एक लंबा शासन रहा। उसके बाद ज्योति बसु लंबा रहे, और इधर ममता बनर्जी की पारी अब तीन टर्म की हो गई, चौथे टर्म के लिए वो लड़ रही हैं 2011 से, और चुनाव दर चुनाव ममता बनर्जी की सीटें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। हर चुनाव, 2011 का चुनाव, 2016 का चुनाव, 2021 का चुनाव, हर चुनाव में उनकी सीटें बढ़ गई। तो इसलिए ये तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे जो आती है सामने, वो ये कि ममता बनर्जी अगर कांग्रेस या वाम दल और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो क्या बीजेपी के वोट काटेंगे या ममता बनर्जी के वोट काटेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पे जरा विचार कीजिएगा। आपके पास आपसे इस पे हम आने वाले समय में जरूर और चर्चा करेंगे कि वाम दल और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो किसके वोट काटेंगे, और बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनमें से कितने प्रतिशत वाम दल से चले गए हैं उधर, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कितने प्रतिशत वाम दलों से चले गए हैं, कांग्रेस से चले गए हैं, इस पे भी विचार कीजिएगा। इंटैक्ट ममता बनर्जी ने अपनी कांग्रेस तो बनाई, लेकिन जो बाकी कांग्रेस थी वो कांग्रेस कहां है, उसके कार्यकर्ता कहां हैं, और क्यों अधीर रंजन चौधरी आज सड़क पे हैं, क्यों हार गए? अपने इलाके में तो बढ़िया रुतबा होता था उनका, क्यों आज, और क्यों अब चुनाव का वक्त है और वो प्रधानमंत्री से, उनको प्रधानमंत्री से मिलने की क्या जरूरत थी? क्या है वो? सवाल पूछा जाएगा ना, क्या है वो? क्या अपनी पार्टी को उन्होंने बताया? बहुत सारे सवाल हैं। तो इसलिए कांग्रेस को यहां डिफेंड करने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है, मुझे नहीं लगता। उसमें अब स्ट्रेटेजी कांग्रेस की क्या होती है उस पर हम लोग विचार, और हम लोग तो स्वतंत्र विश्लेषक हैं ना प्रफुल्ल जी, हम लोग स्वतंत्र हैं। हमको तो कोई पैसा देता नहीं है कि हाँ आप हमारे बारे में बोलिए।
हम तो वो बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर भी बिल्कुल। नहीं है, हम वो इन्फ्लुएंसर भी नहीं है जो पैसे लेकर इन्फ्लुएंस करते हैं। हम पत्रकार हैं, खाटी पत्रकार हैं। और हमको लगता है कि यहां पे अगर वाम दल, मैं पर्सनल मेरी राय, वाम दल और कांग्रेस साथ लड़ते हैं। हालांकि मैं अंदर खाने की बात बताता हूं कि वाम दल और कांग्रेस साथ नहीं लड़ने वाले हैं। सारे पार्टी, यहां 4 दलीय मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस अपने खुद लड़ेगी, वाम दल खुद लड़ेंगे, टीएमसी खुद लड़ेगी और बीजेपी तो खुद अपोनेंट के रूप में वहां पर है मुख्य। तो 4 अलग अलग लड़ रहे हैं। कोई ये नहीं अगर मगर की बात नहीं है, हम विश्लेषण जो भी कर लें। तो इसलिए, लेकिन सोचने, अपने अपने विचारों को अपने हिसाब से रखिए, सोचिए कि कौन कहां किस गोटी को फिट करने में बैठा हुआ है। इस पर बात करेंगे हम। लेकिन शकील जी, अगर इस पर कुछ जोड़ना चाहते हो प्रफुल्ल जी, तो आप जरूर जोड़ सकते हैं। फिर शकील जी के पास आता हूं। बस 10 सेकंड में ये कि पिछली बार जब हुआ था, जो 77 में चुनाव, जब वामपंथी सरकार यहाँ पर बनी थी, लेफ्ट फ्रंट की सरकार, जिसमें सीपीआई नहीं थी, तो उस लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनने के पहले जो जनता पार्टी के समय में जो आंदोलन हुए, चुनाव हुए थे, उसमें कुछ सीटों के समझौता के कारण जो है सो ये वाम लेफ्ट फ्रंट अलग हो गया था और साथ चुनाव नहीं लड़ा था। नतीजा ये हुआ था कि उनकी सरकार बन गई और 34 साल तक सरकार चलती रही। तो ये कुछ चमत्कार होते हैं। इस बार अगर चौमुखी चुनाव भी होगा, ये तो जो हमने कहा कि वामपंथी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के चुनाव लोग लड़ें, क्योंकि थोड़ा सा कांग्रेस भी लेफ्ट लीनिंग ले रही है या ले चुकी है, शुरू से रही है सेंट्रल लेफ्ट, और लेफ्ट का थोड़ा सा कांग्रेसीकरण हो चुका है पश्चिम बंगाल में। इसलिए मैं कह रहा था कि कांग्रेस को, अपने कांग्रेस परिवार को संभालना चाहिए। उसमें ममता बनर्जी भी हैं, एनसीपी भी हैं, वाईएसपी वहां पर भी है, वाईएसआर भी हैं। इस तमाम परिवार को संभाल कर कांग्रेस को देखना चाहिए। जी बिल्कुल। शकील जी, एक बार फिर हम वहां की राजनीति की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति की, और उस पर अभी बहुत बात होना बाकी है आने वाले समय में, क्योंकि अभी बहुत समय है। लेकिन ओवरऑल, और अभी आप जिक्र कर रहे थे न्यूयॉर्क टाइम्स का भी, प्रशांत जी भी कह रहे थे कि नेक्स्ट सेकंड टाइम में मैं उस पर भी बात करूंगा। इन सब का, जबकि 100 साल का आरएसएस, आर्टिकल तो उसी पे लिखे जा रहे हैं, 100 साल के आरएसएस। लेकिन पश्चिम बंगाल जब हम आते हैं, पश्चिम बंगाल का जिक्र जब आता है, और आज इसलिए क्योंकि अमित शाह वहाँ बैठे हुए हैं, अमित शाह अपने ढंग से करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और एक बात, कोई भी पार्टी नहीं होती है, चोरी कितने दिनों तक आप करेंगे? राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उसको एक मुहिम में तब्दील नहीं कर पा रहे, एक आंदोलन में, जन आंदोलन में तब्दील नहीं कर पाई अभी तक कांग्रेस या इंडिया गठबंधन नहीं कर पाया, वो अलग बात है। देखते हैं 2026 में क्या होता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार थी, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार थी, बिहार में डबल इंजन की सरकार थी, और दिल्ली में एक इंजन जो है वो फेल नज़र आ रहा था। सब लोग जेल में थे। आम आदमी पार्टी के 4 प्रमुख नेता जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जेल में थे, जेल से बाहर आए। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए चुनाव से ऐन पहले। संजय सिंह जेल से बाहर आए चुनाव से पहले। सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आए। 4 वरिष्ठ और चारों मंत्री पद, उसमें से एक राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उनके अलावा 3 मंत्री पद, सब बाहर आए मुख्यमंत्री सहित। और चुनाव की बारीकियों को समझे तो फिर कुछ ना कुछ शक होने लगता है। अरविंद केजरीवाल वोटर चोरी की बात लेके आते हैं, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो शांत बैठ जाते हैं। क्यों शांत बैठे भाई? उस मुहिम को आपने क्यों नहीं आगे बढ़ाया? चुनाव का रिजल्ट आया, आप हार गए। इसलिए शकील जी, इन सारे पहलुओं को जरा रखते हुए अपनी बात। राजीव जी, जो मूल बात है वो यहीं से शुरू होती है कि अजय कोई नहीं होता, और जो नैरेटिव है, झूठ की कहानी है, वो किसी न किसी दिन खत्म होना है। इसी फ्रेमवर्क में हम बंगाल का चुनाव देख सकते हैं। देखिए, बंगाल में जो चुनाव होगा वो 4 पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी या कौन किसके साथ जाएगा, लेकिन उससे प्रमुख बिंदु ये रहेगा कि सब जो है सिर्फ इसलिए लड़ेंगे कि किसी न किसी तरीके से मोदी और अमित शाह को दिल्ली की कुर्सी से हटाना है, कमजोर करना है। आज सब जगह, हर राज्य में जहां भी विधानसभा चुनाव होगा या हो रहा है, यही एक मुद्दा बचा है। तमिलनाडु में भी यही मुद्दा होगा, असम में भी यही मुद्दा होगा, केरल में भी यही मुद्दा होगा।
मोदी को जब तक ये लोग दिल्ली की गद्दी से नहीं हटाएंगे, इन लोगों के लिए राजनीति बहुत मुश्किल होती चली जाएगी। तो इसलिए असली मुद्दा ये है, यहाँ पे ममता बनर्जी करेंगी या नहीं करेंगी वो अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो करेंगी ही नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि आज उनके पास एज है, अगले 5 साल बाद क्या होगा, क्या वो इतनी ताकत से लड़ पाएंगी। इसलिए जब तक उनको मोदी और अमित शाह को दिल्ली की गद्दी से नहीं हटाएंगी, उनके लिए राजनीति आगे करना बहुत मुश्किल होती चली जाएगी। एक बात आपको और बता दें, थोड़ी सी पुरानी है लेकिन यहाँ उस संदर्भ में बताना जरूरी है कि ममता बनर्जी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उनका झगड़ा सोनिया गांधी से नहीं था, वो सोनिया गांधी को बता के गई थी, और वो लड़ाई जो थी वो सीताराम केसरी से थी, उनके खिलाफ गई थी वो छोड़ के। राजीव गांधी का फोटो वो हमेशा अपने दफ्तर में लगा के रखे रही। तो इसलिए कौन क्या हो जाए राजनीति में कहना बहुत मुश्किल है, बहुत अजीब शय है राजनीति। अधीर रंजन चौधरी का जाना, इन अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने लोकसभा में नेता बना के रखा था, ये नेता थे लोकसभा में कांग्रेस के, आज वो मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। तो ये सब राजनीति है, राजनीति में हर पार्टी अपना फायदा अपना नुकसान देखती है, और ये बात आज सब देख रहे हैं कि पूरी की पूरी राजनीति मोदी केंद्रित, मोदी अमित शाह केंद्रित हो गई है। इसलिए हर वोट जो जाएगा, या आप ये नहीं कह सकते कि अगर तीनों मिलकर चुनाव लड़े, जिसकी संभावना नहीं है वहां पे कि ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर, संभावना नहीं, लेकिन अगर तीनों मिलकर चुनाव लड़े तो ये भी हो सकता है कि जो बीजेपी के खिलाफ वोट है वो बटे नहीं। ये भी एक संभावना है कि बीजेपी के खिलाफ वोट बढ़ जाता है, इसलिए बीजेपी को उसका फायदा मिल जाता है। क्या होगा क्या नहीं होगा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात सही है कि अमित शाह, मोदी अपनी पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़ेंगे, और यही चुनाव नहीं, 5 राज्यों में, 4 राज्यों में, कितने में चुनाव होना है, ये केरल, बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, 4 राज्यों में। हर राज्य में जो है वहां की पार्टियों के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। तमिलनाडु में आसान होने वाला नहीं है, केरल में आसान होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये तो सबको सोचना ही पड़ेगा कि अपने अपने चुनाव निपटा ले, विधानसभा में समझौते नहीं होंगे तो उसके बाद क्या करना है। अगर आप नहीं करोगे तो अकेले अकेले सब पिटोगे। वहां न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है और आप यहां पे आपस में लड़ रहे हो। और ये बात तो नेहरू ने बहुत पहले कही थी, जो आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखी है, कि इनका संगठन नाजियों की तरह है। ये नेहरू ने कहा था। उन्होंने कहा था कि निजी सेना जैसा काम कर रहे हैं ये जी। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह जर्मनी बर्बाद हो गई है, मुझे शक है कि भारत को ये लोग खराब कर देंगे। और आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने यही लिखा है कि जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के, उन पे इनका कब्जा हो गया है। भारत की जो सर्वधर्म संभाव है वो आज खतरे में आ गया है। भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की तरफ जा रहे हैं ये। और बीबीसी का जो हमने जिक्र किया कि बीबीसी ने तो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी आरएसएस के ऊपर। तो आज जो है पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है। खुलेआम हथियार जो है रख के घोषणा करके बांटे जा रहे हैं तलवारें, सबने देखा वो। और एक दूसरे साहब कह रहे हैं कि तलवारें वलवारें बांटने से कुछ नहीं होगा, आत्मघाती दस्ते बनाओ। तो ये बात क्या ममता बनर्जी की समझ में नहीं आएगी कि बंगाल में क्या हो, क्या बंगाल में इसका असर नहीं होता है? जो आपने बताया शुभेंदु का, बंगाल में ममता बनर्जी के आदमियों को तोड़ना आसान था क्या? आखिर तोड़ा ना उन्होंने जी। तो ये बात लेफ्ट को क्या मालूम नहीं है? लेफ्ट आज कहां थी और कहां पहुंच गई। लेफ्ट आज केरल में भी मुश्किल में है। तो लेफ्ट को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि असली दुश्मन जो है, असली समस्या जो है वो किससे है? कांग्रेस से है क्या? वो ममता बनर्जी से है क्या? ममता बनर्जी से बंगाल तक ही है ना, बाकी देश में आप कहां हो? तो ये सब तो इन लोगों को समझ में आता है, राजनीति के लोग हैं, सब समझेंगे। और ये जो मुकाबला है वो सीधा बीजेपी के खिलाफ ही होना है। आपस में इनकी लड़ाई होगी, तकरार होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन ये बात सबको मालूम है कि जो
मुकाबले में है, जिससे हमें समस्या है, जो हमें खत्म कर देगा, वो तो बीजेपी ही है। और अगर बीजेपी से हम नहीं लड़े, बीजेपी का ठीक से मुकाबला नहीं किया, तो ये चुनाव आयोग ऐसे ही काम करेगा, ये गोदी मीडिया ऐसे ही काम करेगा, इंस्टीट्यूशन ऐसे ही काम करेंगे। आप कैसे लड़ लोगे इन सब से? आप चुनाव आयोग से क्या लड़ पा रहे हो? गोदी मीडिया से क्या आप लड़ पा रहे हो? आप नहीं लड़ सकते। आप तो यहां नहीं लड़ पा रहे कि वहां जो हुआ उत्तराखंड में, और वो कह रहे हैं एक मामूली घटना है, ये नस्ली हिंसा नहीं है। क्या होती है नस्ली हिंसा? और नस्ली आधार पे आप उस पर कमेंट करते हैं, नस्ली आधार पे आप उसको मारते हैं। पूरे देश में कितने तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग दिखते हैं। बीजेपी इसी के लिए मजबूर करती है कि वो सब बातें कही जाए जो कभी कही नहीं। कहां के लोग कैसे दिखते हैं ये पूरे देश को मालूम है। इस आधार पे लोग मारेंगे, भाषा के आधार पे लोग मारेंगे। और जो हमने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, वो बहुत गंभीर मोड़ आ रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा खतरा है। वहां पे ब्राह्मण और राजपूत के बीच में आपने तलवारें खिंचवा दी, किस लिए? इसका अंत कहां जाके होगा किसी को नहीं मालूम। सिर्फ सत्ता में बने रहना, किसी भी तरह सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का जो ये नशा है, ये इसीलिए हम बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी को आना चाहिए, अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। हमारे शब्द यही थे कि जो उन्होंने कहा है कि इसके बाद दिल्ली से खदेड़ूंगी, तो हमारे शब्द यही थे कि ममता बनर्जी को अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। अतीत सबका कैसा क्या है बात करने से हमें नहीं लगता है कोई फायदा होता है। किसने क्या किया क्या नहीं किया, सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं और सब स्वतंत्र हैं, सबको करना भी चाहिए। लेकिन ये बात समझना चाहिए कि इस समय देश के लिए क्या जरूरी है। क्या देश के लिए जरूरी है कि मोदी और अमित शाह इसी तरह बने रहें? अगर बने रहें तो अच्छी बात है। देश में क्या हाल हो रहा है इसको किससे छुपा हुआ है? ये बात खुद बीजेपी से नहीं छुपा। उत्तर प्रदेश में खुद बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं कि हमने मीटिंग करी तो हमें धमकी दी जा रही है। और जब राजपूतों ने मीटिंग करी, राजपूत विधायकों ने, तो उनसे कुछ नहीं कहा गया। ये भी सवाल हो रहे हैं कि जो अध्यक्ष हैं वो जिस जाति से आते थे वो उस जाति के विधायकों से मिले। बात तो यहां तक ले आई ना बीजेपी कि हर जगह विभाजन, हर जगह नफरत, हर जगह टूट फूट। प्रेम, शक्ति, सद्भाव की बात कहां हो रही है? देश तो इसी से बना था। न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों लिखने में मजबूर हुआ ये सारी बातें कि भारत की जो छवि थी अमेरिका के अंदर या वहां की मीडिया में, वो यही तो थी कि एक ऐसा देश है जो दुनिया को प्रेरणा देता है, प्रेम, सद्भाव की, भाईचारे की बात करता है, और आज नफरत की आग में जल रहा है ये। तो ये सारी बातें राजीव जी महत्वपूर्ण है और हमें लगता है कि इसलिए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंगाल में ममता बनर्जी क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। ममता बनर्जी अपनी पूरी ताकत से बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी, उनकी मजबूरी है, लड़ना ही पड़ेगा। कांग्रेस को भी लड़ना पड़ेगा, लेफ्ट को भी लड़ना पड़ेगा। इन तीनों पार्टियों में से कोई ऐसा नहीं है जो बीजेपी को जरा सी भी रियायत दे दे। अब आपस में ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते देखते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत जी। क्या कुछ हो रहा है ये तो एक विश्लेषण हम कर रहे हैं जो चल रहा है उस पे, और बीते दिनों जो कुछ हुआ है इस पे आने वाले समय में। लेकिन जो चल रहा है कुछ चीज़ें पर्दा के पीछे हैं। पर्दे के पीछे अगर कुछ चीज़ें हैं तो उसको भी सामने लाकर अगर उस पर विश्लेषण किया जाए तो और बेहतर होगा। क्या आप देख रहे हैं? देखिए, पर्दे के पीछे की बात मैं वहीं से शुरू करूंगा जो शकील जी ने अभी चर्चा की, न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख की। और 2 लेख आए हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में। एक है द इकोनॉमिस्ट, जो पूंजीपति समाज की बहुत ही बड़ी मैगजीन है, सबसे बड़ी मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट जी। और इकोनॉमिस्ट ने योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया अपने आर्टिकल में। और यही बात, वो पूरा लेख आरएसएस पे है जिसकी चर्चा शकील जी ने की है, लेकिन उसमें एक लाइन है कि योगी आदित्यनाथ ही रिप्लेस करेंगे नरेंद्र मोदी को जी। ये लाइन लिखने के लिए पूरा लेख लिखा गया हो। ये बहुत स्मार्ट प्लगइन है, जिसको हम लोग पत्रकारिता की भाषा में प्लगइन कहते हैं। तो बहुत स्मार्ट प्लगइन है
जो भी मीडिया के और कम्युनिकेशन के लोग हैं योगी आदित्यनाथ से संबंधित या योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं। वो जानते हैं कि पश्चिमी मीडिया क्या लिख सकता है, क्या नहीं लिख सकता है। जी, उनकी सीमाओं को जानते हुए उन्होंने कहा एक लाइन यहाँ पे जाए, आप आरएसएस को भले ही जो भी कहना हो कहो, लेकिन ये बात कह दो कि अगला जो उत्तराधिकारी है मोदी के वो योगी आदित्यनाथ है। ये बहुत स्मार्ट, बहुत महीन काम जो है ये हुआ है, और यही काम द इकोनॉमिस्ट में हुआ है। ये बीजेपी के अंतर विरोध को दिखा रहा है। ब्राह्मण ठाकुर तो वहां चल रहा है, तो जो योगी आदित्यनाथ आए तभी हुआ था, इनकाउंटर तक हुए ब्राह्मणों के वहां पे। अब मीटिंग तो बात, मीटिंग करना और ना करना तो एक अलग बात है, इनकाउंटर भी ब्राह्मणों के हुए। लेकिन ये जो चल रहा है दिल्ली में, दिल्ली और लखनऊ के बीच में, ये बड़ा दिलचस्प है। यानी डीजीपी के अपॉइंटमेंट से लेकर हर जगह ये चल रहा। और अभी जो नए अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी, उनको लेकर भी यही बातें हुई कि उनके बहुत अच्छे संबंध योगी आदित्यनाथ से नहीं बताए गए। कैमरे के सामने कौन किसके सामने पेश करता है, कैसे पेश करता है, वो अलग बात है। पर्दे के पीछे क्या है, जिसकी जो आपका सवाल था जी, तो पर्दे के पीछे की राजनीति तो देखिए राजीव जी ये हो रही है। और अकेले योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रेसिडेंट, बीजेपी के व्यक्ति नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एसआईआर के ऊपर सवाल उठाया है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। आप जो कह रहे हैं, बस अपने साथियों के लिए, दर्शक साथियों के लिए, कि अब दिल्ली में मोदी का विकल्प खोजा जा रहा है, इसको अगर इस ढंग से कहा जाए, और विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट करवाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को। सही कह रहा हूं? करवाया जा रहा है या खुद अपने आप वो कर रहे हैं, लेकिन ये अब योगी आदित्यनाथ अकेले नहीं है। देवेंद्र फडणवीस भी उस वक्त कतार में है, वो भी अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। राजनाथ सिंह के बयानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो तमाम सारे लोग हैं जो अब आ रहे हैं सामने। ये आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, ये आर्टिकल है जिसमें ये साफ साफ, ज़रा मैं कहूँगा कि एक बार ज़रा स्क्रीन पे ले आइए, ये देखिए, और ऊपर ये, और ये फ्रंट पेज है न्यूयॉर्क टाइम्स, 29 तारीख, कल की तारीख अपने यहाँ आज, अब वहाँ 30 तारीख अब वहाँ हुई, मतलब कल की, आज जब हम लोग बात कर रहे थे। और ये फ्रॉम शेडो टू पावर, और यहाँ पर साफ हिंदू राइट रिशेप्ड इंडिया, हाउ हिंदू राइट रिशेप्ड इंडिया, ये देखिए जो नीचे ये आर्टिकल है, ये दो लोगों ने, और इसको फ्रंट पेज पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। और ये 29 तारीख देखिए, मंडे दिसंबर 29, 2025, न्यूयॉर्क टाइम्स का ये फ्रंट पेज, और उस पर ये आर्टिकल और इस फोटो के साथ नरेंद्र मोदी की जो ये तस्वीर है, ये अभी इसमें इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि पहली बार कैसे देश का कोई प्रधानमंत्री आरएसएस का जिक्र कर रहा है। और हम उस बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, वहाँ से लाल किले की प्राचीर से। अभी 15 अगस्त को जब लाल किले से नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया तो आरएसएस का जिक्र किया, तो क्यों जिक्र करना पड़ा उन्हें, ये तमाम बातें। और इस सब के साथ एक बहुत ही शानदार आर्टिकल तो है लिखा हुआ इसमें फ्रंट पेज पे, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ प्रोजेक्ट किया गया है, जिस बारे में हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बात रख रहे हैं कि कैसे यहाँ प्रोजेक्ट किया गया है मिस्टर आदित्यनाथ को। यहाँ योगी कहीं नहीं लिखा हुआ है, मिस्टर आदित्यनाथ ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं वो सेंटेंस कह रहा हूँ प्रशांत जी। मिस्टर आदित्यनाथ को कैसे प्रोजेक्ट किया गया है एज पर वो, ये एज पर दिस, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, मिस्टर आदित्यनाथ यानी योगी आदित्यनाथ की बात है जी। देखिए, मतलब अब मैं अगर कुछ खुलासा कर दूं कि बहुत जल्द हम लोग ऐसा ही एक आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट में भी देखेंगे जिसमें योगी आदित्यनाथ की बात होगी। तो ये एक सस्टेन कैंपेन चल रहा है, और बड़ी बात है, अचानक सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला था कि आफ्टर मोदी योगी आफ्टर मोदी।
तो ये जब कैंपेन चला था तो वो कैंपेन अचानक रुक गया। वो दिल्ली को बहुत नागवार गुजरा था और ये भी पड़ताल की गई कि एजेंसी कौन थी और एजेंसी को फंड कौन कर रहा था, तमाम बातें हुई। और अभी हमने देखा कि जिस तरह प्रसार भारती का इस्तीफा हुआ और वो नवनीत सहगल, प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी इस पूरे इसमें कड़ी हैं। और बहुत संक्षेप में बता दूं कि बहुत ही वो योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी नहीं थे, अखिलेश के करीबी थे वो, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ बने तो उनको शंट कर दिया गया। उसके बाद हाथरस का कांड हुआ तो उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट अच्छा किया योगी आदित्यनाथ के लिए, तो वो उनका सितारा फिर चमक गया योगी के यहाँ और योगी के करीबी हो गए। और बाद में फिर कुछ अनबन हुई तो रिटायरमेंट के जस्ट पहले उनको फिर हाशिए पे कर दिया गया था। और वो क्योंकि होशियार ब्यूरोक्रेट हैं तो वो तमाम कच्चा चिट्ठा लेकर दिल्ली आए और उनको पुरस्कृत किया गया। प्रसार भारती का चेयरमैन बनाने के लिए पुरस्कृत इसलिए किया गया क्योंकि उनको योगी आदित्यनाथ ने किनारे कर दिया था। तो ये दिल्ली और लखनऊ के बीच में खींचतान है, खिंचाव है, जो छुपा हुआ नहीं है, सब सामने है और ये चल रहा है। तो बीजेपी के अंदर भी अब काफ़ी कुछ है जो चिंताजनक बात है। और एक आखिरी बात जो तमाम चर्चा बंगाल के बारे में हो रही थी, उसमें सिर्फ एक लाइन में ये कहूँगा कि ग्राउंड लेवल पे, कार्यकर्ता लेवल पे तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, कट्टर विरोधी हैं। और वो जो कमिटेड वामपंथी मतदाता है वो किसी भी सूरत में तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं देगा, उसको कोई और विकल्प मिलेगा वहां दे देगा। इसलिए वहां पे इंडिया गठबंधन का आना बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी। अलग अलग लड़ेंगे तो ही वो जो वोट बैंक अलग अलग है वो जाएगा वहां पे, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। मैंने कहा कि उनका वो होल्ड कर रही है ग्राउंड को, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो होगी बिल्कुल। 3 बार की मुख्यमंत्री है जी जी। तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो वोट है वो वोट, बहुत सारा वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा, तो वो वोट वामपंथी पार्टियों को मिलेगा, वो कांग्रेस के पास भी जाएगा जी। और अधीर रंजन चौधरी का कोई रेलिवेंस है नहीं पॉलिटिक्स में, और वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोटर माउथ, कुछ भी बोल देना अनाप शनाप बिना सोचे समझे। वो कांग्रेस के लिए भी लायबिलिटी थे, कुछ भी बोल देते थे। और वो बीजेपी में अगर चले जाएंगे तो वहां भी उनका मोटर माउथ जो है वो चालू रहेगा, परेशानी में डालेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ है। आने वाला साल जो है वो सियासी तौर पे बहुत गहमा गहमी वाला होगा, शुरुआत से ही ये तय मानिए। और अभी से जिस ढंग से बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल के दौरे कर रहे हैं उससे साफ समझ में आ रहा है पश्चिम बंगाल इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार भी था, दाढ़ी बढ़ाकर भी हासिल नहीं कर पाए जो करना चाहते थे, सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए। इस बार एसआईआर करवाकर क्या सत्ता पर काबिज होंगे? पश्चिम बंगाल के विश्लेषकों, विशेषज्ञों का कहना है जो चुनावी राजनीति को बहुत नज़दीक से जानते हैं, उनका कहना है कि जब तक एसआईआर में 1.5 करोड़ वोटर नहीं काटे जाएंगे एसआईआर में, तब तक बीजेपी को फायदा नहीं होगा। देखते हैं क्या 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स को काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और कितने वोटर्स जोड़े जाएंगे। पश्चिम बंगाल एक टफ टास्क है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां वो सत्ता पर काबिज नहीं है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अलावा बाहर कुछ नहीं देखती हैं, ये भी नज़र आ रहा है। आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं देखती, कल क्या करेंगी पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में वो बाहर ने दूसरे राज्यों और खासकर देश की सियासत पर उनकी निगाहें अभी नहीं हैं। रहती तो बहुत आगे वो पहले ही ये काम कर चुकी होती।
तो निगाहें ममता बनर्जी की टिकी हुई हैं, निगाहें उधर बीजेपी की हैं। फाइट मेनली इन्हीं दोनों दलों के बीच है। बाकी कौन किसके कितने वोट काटेंगे, चाहे वो वाम दल हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस के लोगों को हो सकता है ये बातें, ये विश्लेषण जब ये बात मैं रख रहा हूं तो अच्छा ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि अधीर रंजन चौधरी या और तमाम कांग्रेस के नेता, उन्होंने कांग्रेस की ज़मीन खोखली कर दी है मजबूत करने की जगह। देखते हैं।